नमस्कार। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 25वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। ललिता द्वारा लड़कियों के चलाए गए स्कूल में छात्राओं की संख्या घटते घटते शून्य हो गई। जब उसने छात्राओं के घर जाकर कारण पता करने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि विनय के साथ स्टीमर में अकेले आने की वजह से कोई भी अभिभावक उसके स्कूल में अपनी लड़कियों को नहीं भेजना चाहते। ललिता सुचारिता को यह बात बताती है और कहती है कि जो भी उनके साथ यह नीचता भरा काम कर रहा है उसके खिलाफ कदम तो उठाना चाहिए। सुचारिता ललिता से इस विषय में परेश बाबू से बातचीत करने की सलाह देती है। ललिता जैसे ही घर पहुंचती है विनय को बाहर निकलते हुए पाती है, लेकिन ये क्या, विनय ललिता को देखकर भी अनदेखा किए चला गया। ललिता को जैसे किसी ने गर्म सलाखों से दाग दिया हो। वह झट से पहले वरदा सुंदरी के ही पास जाती है और उनसे प्रश्न करती है कि क्या विनय बाबू उनके पास आए थे और उनकी उनसे क्या क्या बातें हुई। बचकर निकल जाने का उपाय न देखते हुए वरदा सुंदरी ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि यह बात बढ़ती ही जा रही है और समाज में चारों ओर से उन लोगों की निंदा हो रही है, तब उन्होंने विनय को बुलाकर उसे चेतावनी दी। ललिता का सिर मानो झल्ला उठा कि अब विनय उनके घर नहीं आ सकता। दरअसल जब दोपहर को ललिता बाहर स्कूल जाती है, तब उस समय वरदा सुंदरी ने विनय को बुलाकर उसे जो कहना था कह सुनाया। इधर विनय आत्मग्लानि में चला जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने अधिकार मर्यादा का उल्लंघन किया है और इसी की वजह से आज समाज में ललिता को निंदित होना पड़ रहा है। वैसे विनय के जीवन में पहले के सारे लोग ही मौजूद हैं, जैसे गोरा, आनंदमयी, फिर भी उसके अंदर एक अजीब सा सूनापन क्यों है? वह जैसे जलविहीन मछली की तरह हो गया है। आनंदमयी विनय के मन की हालत को अच्छी तरह समझती है। विनय परेशान होकर आनंदमयी से कहता है कि वो शशिमुखी से विवाह करके इस समस्या का अंत कर देगा। आनंदमयी कहती है कि इससे किसी का भला नहीं होगा। तभी बैरा आकर कहता है कि नीचे परेश बाबू की लड़कियां आई हुई हैं। आनंदमयी विनय को नीचे आने को कहते हुए खुद पहले नीचे चली जाती है। विनय को सीढ़ी पर ही महिम पकड़ लेता है और शशिमुखी से शादी की बात छेड़ देता है। विनय पहले से ही बहुत परेशान है। कह बैठता है कि गोरा लौट आए तब मुहूर्त देख लिया जाए। आनंदमयी विनय को नीचे बुलाती है। ललिता सहज ही विनय से बातचीत शुरू नहीं करती, परंतु आज जैसे ही विनय ने कमरे में कदम रखा, ललिता ने बातचीत छेड़ दी कि लड़कियों के स्कूल चलाने में उन्हें विनय की मदद की जरूरत है। सुचारिता समझ जाती है कि ललिता जानबूझकर ऐसा कर रही है। किसी को मजा चखाने के लिए वो ऐसा कर रही है। किसी तरह आनंदमयी के कहने पर विनय भी राजी हो जाता है। इधर महिम आनंदमयी से कहता है कि विनय ने गोरा के वापस आने पर मुहूर्त देखने की बात कह दी है। आनंदमयी कहती है कि यह नहीं हो सकेगा। विनय का मन अभी स्थिर नहीं है। महिम गुस्सा हो जाता है कि कहीं न कहीं आनंदमयी ही बीच में रोड़े का काम कर रही है। ललिता परेश बाबू के पास जाकर कहती है कि विनय को वो स्कूल में शामिल कर रही है और इसके लिए विनय मान भी गया है। परेश बाबू को लगता है कि बात पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए उसे यह विचार त्याग देना होगा। ललिता जानती है कि परेश बाबू बिना वजह कोई बात नहीं करते, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ उसे एक उसकी पुरानी सहेली की चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने ललिता और विनय की स्टीमर वाली यात्रा से हो रही बदनामी की बात छेड़ी थी। ललिता चिट्ठी के पीछे का रहस्य समझ जाती है। वह तुरंत उसे जवाब लिखती है कि ब्रह्म समाज के जिस आदमी ने उसे यह जानकारी दी है, उसी से पहले वह खबर की पड़ताल कराए, और उसे यह भी लिखती है कि हिंदू समाज के 2 युवकों को वह जानती है, जिनसे शादी करके किसी भी ब्रह्म कन्या को गर्व होगा। इधर परेश बाबू अपने मन की बात सुचारिता से साझा करते हैं। वो कहते हैं कि ललिता के विषय में सोचने का अवसर आ गया है। सुचारिता कहती कि विनय बाबू में कोई बुराई नहीं है, ऐसे निर्मल चरित्र के भद्र पुरुष कम ही मिलते हैं। परेश बाबू को तसल्ली हो जाती है। इधर हरान बाबू ललिता की लिखी हुई चिट्ठी जो उसने अपनी सहेली को लिखी थी, उसे लेकर वरदा सुंदरी के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखिए बात कहाँ तक बढ़ गई है। वरदा सुंदरी सारा दोष परेश बाबू के ऊपर मढ़ती है कि वो ही गोरा और विनय को इस घर में लेकर आए। वो परेश बाबू को बुलाकर पत्र दिखाती है। परेश बाबू कहते हैं कि इस पत्र में यह तो कहीं नहीं लिखा कि ललिता हिंदू घर में विवाह करने जा रही है।
हरान बाबू कहते हैं कि क्यों न इस चिट्ठी को दिखाकर ललिता से ही यह बात पूछ ली जाए। ललिता को बुलाया जाता है। काफी बहस के बाद ललिता कहती है कि विनय के साथ विवाह को वह जरा भी असंभव और अनुचित नहीं मानती। हरान बाबू कहते हैं कि तो विनय को ब्रह्म धर्म की दीक्षा लेनी होगी, तभी यह संभव है। अब जानते हैं आगे की कहानी। ललिता ने यह क्या परेशानी खड़ी कर दी। सुचारिता बैठकर यही सोचने लगी। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता के गले में बाहें डालकर बोली, लेकिन भाई मुझे तो डर लगता है। ललिता ने पूछा, किसका भय? सुचारिता बोली, ब्रह्म समाज में चारों तरफ हलचल मच गई है, लेकिन अंत में विनय बाबू अगर राजी न हुए तो? सिर झुकाकर ललिता ने दृढ़ता से कहा, वह जरूर राजी होंगे। सुचारिता ने कहा, तू तो जानती है माँ को पान बाबू यही भरोसा दे गए हैं कि विनय अपना समाज छोड़कर विवाह करने को कभी राजी नहीं होगा। ललिता, क्यों तूने यह सब बात सोचे बिना पान बाबू से ऐसी बातें कह डाली? ललिता ने कहा, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे कुछ भी पछतावा नहीं है। पान बाबू समझते थे वह और उनका समाज मुझे शिकार के जानवर की तरह घेरे में डालकर बिल्कुल अतल समुद्र के किनारे तक ले आए हैं। वहां मुझे पकड़े ही जाना होगा, किंतु वह यह नहीं जानते कि मैं इस समुद्र में कूद पड़ने से नहीं घबराती, बल्कि उनके शिकारी कुत्तों से घिरकर उनके पिंजड़े में घुसते ही घबराती हूँ। सुचारिता ने कहा, क्यों न एक बार बाबा से सलाह लेकर देखा जाए? ललिता ने कहा, शिकारियों के साथ बाबा मुझे कभी नहीं देंगे, यह मैं निश्चय ही कह सकती हूँ। उन्होंने तो कभी हमें बांध कर रखना ही नहीं चाहा। जब कभी उनकी राय से हमारी राय कुछ भिन्न हुई है, तब क्या वह हम पर जरा भी नाराज हुए हैं? ब्रह्म समाज के नाम की दुहाई देकर उन्होंने कभी हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की है? इस बात पर माँ कितनी बार बिगड़ी है, लेकिन बाबा को यही एक भय रहा है कि कहीं हम लोग खुद सोचने का साहस न खो दें। जब उन्होंने इस तरह का सीख देकर हमें बड़ा किया है, तब क्या अंत में पान बाबू जैसे समाज के जेल दरोगा के हाथों हमें सौंप देंगे? सुचारिता ने कहा, चलो मान लो कि बाबा कोई बाधा नहीं देते, फिर तो क्या करेगी बता? ललिता ने कहा, अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं ही। घबराकर सुचारिता ने कहा, नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना होगा भाई, मैं कुछ उपाय करती हूँ। सुचारिता परेश बाबू के पास जाने की तैयारी कर रही थी कि परेश बाबू स्वयं ही उसके यहाँ आ गए। प्रतिदिन सांझ के समय इस समय परेश बाबू अपने घर की बगिया में अकेले सिर झुकाए मन ही मन सोचते हुए टहला करते हैं। सांझ के पवित्र अंधकार से धीरे धीरे मन को मांझकर कामकाज के दिन के दाग मानो धो डालते हैं और अंत में निर्मल शांति का संचय करके रात के विश्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जब परेश बाबू अपने शाम के एकांत ध्यान की शांति छोड़कर चिंतित मुख लेकर सुचारिता के पास आकर खड़े हुए, तब सुचारिता के स्नेहपूर्ण मन को वैसी ही ठेस लगी जैसे जिस शिशु को खेल में लगे रहना चाहिए उसे चोट से चुपचाप पड़ा देखकर लगती है। मृदु स्वर में परेश बाबू ने कहा, राधो, सब सुन लिया ना? सुचारिता ने कहा, हाँ बाबा, सब सुना, किंतु तुम क्यों इतना सोचते हो? परेश बाबू बोले, और तो मैं कुछ नहीं सोचता। मेरी सारी सोच यही है कि ललिता ने जो तूफान खड़ा कर दिया है उसकी पूरी चोट वह सह सकेगी कि नहीं। उत्तेजना के वशीभूत कई बार हम लोगों के मन में अंधी स्पर्धा जाग उठती है, लेकिन जब उसका फल मिलना आरंभ होता है तब सहसा किसी किसी की उसके भार सहने की शक्ति चली जाती है। क्या ललिता ने सब भला बुरा अच्छी तरह सोचकर निश्चय कर लिया है? उसके लिए क्या श्रेय है? सुचरिता ने कहा, समाज की ओर से कोई उत्पीड़न ललिता को कभी नहीं हरा सकेगा, यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। परेश बाबू ने कहा, मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट जान लेना चाहता हूँ कि ललिता केवल गुस्से में आकर विद्रोह या जिद तो नहीं कर रही है। सिर झुकाकर सुचारिता ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात होती तो मैं उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उसके मन में बहुत गहरे में जो बात थी वही अचानक चोट खाकर बाहर आ गई है। अब किसी तरह इसे दबा देने का प्रयत्न करने से ललिता जैसी लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा, विनय बाबू आदमी तो बहुत अच्छे हैं। परेश बाबू ने कहा,
अच्छा, किंतु विनय क्या ब्रह्म समाज में आने को राजी होगा? सुचारिता ने कहा। यह तो ठीक ठीक नहीं बता सकती। अच्छा बाबा, एक बार गौर बाबू की माँ से मिलाऊं? परेश बाबू ने कहा। मैं भी सोच रहा था, तुम हो आओ तो अच्छा हो। आनंदमयी के घर से एक बार रोज सवेरे विनय अपने घर का चक्कर लगा आता था। आज सवेरे आने पर उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था। ललिता से विवाह करके विनय किसी तरह सुखी नहीं हो सकेगा और ललिता का भी उससे अहित होगा, यह बताकर चिट्ठी में लंबा उपदेश दिया गया था। और अंत में यह भी लिखा गया था कि इन सब के बाद भी विनय ललिता से विवाह करने का इरादा न छोड़े तो एक बात और यह भी सोचकर देख ले कि ललिता के फेफड़े कमज़ोर हैं और डॉक्टर ने यक्ष्मा की आशंका बताई है। चिट्ठी पाकर विनय हक्का बक्का हो गया। कोई ऐसी बातें झूठ मूठ भी गढ़ सकता है, विनय ने यह कभी नहीं सोचा था। समाज की बाधा के कारण ललिता के साथ विनय का विवाह किसी तरह संभव नहीं है, यह तो मानी हुई बात थी। इसीलिए तो ललिता के प्रति अपने हृदय के अनुराग को विनय अब तक अपराधी मानता आया था। लेकिन जब उसे ऐसी चिट्ठी मिली है तो निश्चय ही समाज में इस बारे में विस्तार से चर्चा हो रही है। इससे समाज के लोगों के बीच ललिता कितनी अपमानित हुई है, यह सोचकर उसका मन अत्यंत शुद्ध हो उठा। उसके नाम के साथ खुल्लम खुल्ला ललिता का नाम समाज के लोगों के मुंह पर आता रहा है। इससे वो बहुत ही लज्जित और संकुचित होने लगा। उसे बार बार यही लगने लगा कि ललिता उसके साथ परिचय को अभिशाप मानकर धिक्कार रही होगी। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ललिता कभी उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगी। हाय रे मानव हृदय! इस तीव्र ग्लानि के बीच भी विनय के मन के भीतर एक निविड़, गंभीर, सूक्ष्म और तीव्र आनंद हिलोरे ले रहा था, जिसे वह संभाल नहीं पा रहा था, जो सारी लज्जा और अपमान को अस्वीकार कर देता था। इसी आनंद को किसी प्रकार दबा देने के लिए वह अपने घर के बरामदे में तेजी से टहलने लगा। लेकिन सवेरे के प्रकाश से झरता हुआ एक मदिर भाव उसके मन पर छा गया। जो फेरी वाले राह पर हाँक लगाते हुए चले जा रहे थे, उनकी हाँक के स्वर भी जैसे उसके हृदय में एक गहरी चंचलता जगाने लगा। बाहर के लोगों की निंदा ही मानो एक रेले की तरह ललिता को बहाकर उसके हृदय के किनारे पर छोड़ गई है। समाज से बहकर आई हुई ललिता की इस मूर्ति को वह और दूर न हटा सका। उसका मन केवल यही पुकारने लगा कि ललिता मेरी है, एकमात्र मेरी है। और कभी उसने मन में दुर्दम होकर इतने जोर से यह बात कहने का साहस नहीं किया था। आज जब बाहर ही ऐसी ध्वनि इस तरह अचानक उठ उठी है, तब विनय किसी तरह अपने मन को चुप चुप दबाए न रख सका। जब इस प्रकार से चंचल होकर विनय अपने बरामदे में चक्कर काट रहा था, तब सहसा उसने देखा सड़क पर हरान बाबू चले आ रहे हैं। वह फौरन समझ गया कि वह उसी के पास आ रहे हैं। यह भी उसने निश्चित जान लिया कि उस गुमनाम चिट्ठी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। विनय ने रोज की तरह अपनी स्वाभाविक सिद्धि प्रगल्भता नहीं दिखाई। हरान बाबू को कुर्सी पर बिठाकर चुपचाप उनकी बात की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में हरान बाबू बोले, विनय बाबू, आप तो हिंदू हैं ना? विनय ने कहा, हाँ वह तो हूं ही। हरान बाबू ने कहा, मेरे इस सवाल का बुरा न माने। कई बार हम लोग चारों तरफ की स्थिति सोचे विचारे बिना अंधे होकर चलने लगते हैं। इससे संसार में दुख फैलता है। ऐसी हालत में अगर कोई सवाल उठाए कि हम क्या हैं, हमारी सीमा कहाँ है, हमारे आचरण का फल कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, तब ये सवाल बुरे लगने पर उस आदमी को मित्र ही समझना चाहिए। हंसने की कोशिश करते हुए विनय ने कहा, आप व्यर्थ इतनी भूमिका बांध रहे हैं। कोई अप्रिय सवाल सामने आने पर मैं किसी प्रकार का अत्याचार कर बैठूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। आप बेखटके मुझसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। हरान बाबू ने कहा, मैं आप पर जानबूझकर कोई अपराध करने का आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन बिना सोचे समझे गलती करने का परिणाम भी भयंकर हो सकता है। शायद यह आपको समझाने की जरूरत न होगी। मन ही मन विनय ने विरक्त होते हुए कहा, जरूरत नहीं है तो छोड़िए, असल बात कहिए। हरान बाबू ने कहा, आप जब हिंदू हैं और उसे छोड़ना भी आपके लिए संभव नहीं है, तब परेश बाबू के परिवार में आपका इस ढंग से आना जाना क्या ठीक है?
जिससे उनके समाज में उनकी लड़कियों के बारे में कोई गलत चर्चा उठ सकती हो। विनय ने गंभीर होकर कुछ देर चुप रहकर कहा, देखिए पान बाबू, किस बात से समाज के लोग कौन सी बात गढ़ लेते हैं वह बहुत कुछ उनके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अगर परेश बाबू की लड़कियों के बारे में आप लोगों के समाज में किसी प्रकार की गलत चर्चा खड़ी हो सकती है तो इसमें लज्जा की बात उनके लिए उतनी नहीं है जितनी आपके समाज के लिए। हरान बाबू ने कहा, किसी कुमारी को अपने घर वालों का साथ छोड़कर किसी गैर आदमी के साथ अकेले स्टीमर में सैर करने दी जाए तो इसकी चर्चा करने का अधिकार कौन सा समाज को होगा? यही बात मैं पूछना चाहता हूं। विनय ने कहा, बाहर की घटना को भीतर के अपराध के साथ आप लोग भी अगर एक ही आसन पर बिठाने लगे तब फिर हिंदू समाज को छोड़कर आपको ब्रह्म समाज में आने की क्या ज़रूरत थी? खैर पान बाबू, ये सब बातें लेकर बहस करने की कोई ज़रूरत मैं नहीं देखता। मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं स्वयं सोच विचार करने के बाद तय करूँगा। इस बारे में आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हरान बाबू ने कहा, मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मुझे अंत में इतना ही कहना है कि आपको अब दूर ही रहना होगा, नहीं तो आपका बड़ा अन्याय होगा। परेश बाबू के घर में प्रवेश करके आप लोगों ने केवल अशांति की ही सृष्टि की है। उनका कितना अनिष्ट आप लोगों ने किया है आप नहीं जानते। हरान बाबू के चले जाने पर एक व्यथा कांटे सी विनय के मन में चुभने लगी। सरल हृदय उदार चित्त परेश बाबू कितने सम्मान के साथ उन दोनों को अपने घर और परिवार के बीच बुलाकर ले गए थे। विनय ने बिना चाहे जाने समझे इस ब्रह्म परिवार में अपने अधिकार की सीमा का पग पग पर उल्लंघन किया था, फिर भी उनके स्नेह से वह कभी वंचित नहीं हुआ। इस परिवार के बीच विनय की प्रकृति ने एक ऐसा गहरा साया पाया था जो उसे कहीं नहीं मिला। इन सब से परिचय होने के बाद मानो विनय अपनी एक अलग और विशेष सत्ता को पहचान सका है। जिस परिवार में उसे इतना मान, इतना आनंद, ऐसा आश्रय मिला, उसी परिवार के लिए विनय की स्मृति ऐसी हो जाएगी कि हमेशा कांटे से चुभती रहे। परेश बाबू की लड़कियों पर अपने अपमान की कालिख पोत दी। ललिता के पूरे आगत जीवन पर उसने कलंक का इतना बड़ा टीका लगा दिया। इसका क्या प्रतिकार हो सकता है? हाय, समाज नाम की चीज ने सच्चाई के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। ललिता के साथ विनय के मिलन में यथार्थ कोई बाधा नहीं है। जो देवता दोनों के हृदय में बसते हैं वही जानते हैं कि विनय ललिता के सुख और मंगल के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर देने को तैयार है। वही देवता तो प्रेम के आकर्षण में बांधकर विनय को ललिता के इतने निकट ले आए हैं। उनकी शाश्वत धर्म विधि में कहीं कोई बाधा नहीं है। तब ब्रह्म समाज के जिस देवता की पूजा पान बाबू जैसे लोग करते हैं, क्या वह कोई दूसरे हैं? क्या वह मनुष्य के मन के अंतरात्मा के देवता नहीं है? ललिता के साथ उसके मिलन के मार्ग में कोई निषेध अपना विकराल मुंह बाए खड़ा हो और वह केवल समाज को ही मानकर मानव मात्र को प्रभु का आदेश न माने, तो वही निषेध क्या पाप न होगा? लेकिन क्या पता, ललिता के लिए भी यह निषेध ही बलवान हो। फिर शायद ललिता विनय को कितने संशय हैं, इनका हल कहाँ मिलेगा? विनय के घर जिस समय हरान बाबू आए हुए थे उसी समय अविनाश आनंदमयी को यह सूचना दे रहा था कि विनय के साथ ललिता का विवाह तय हो गया है। आनंदमयी ने कहा, यह कभी सच नहीं हो सकता। अविनाश बोला, क्यों सच नहीं हो सकता? क्या विनय के लिए असंभव है? आनंदमयी ने कहा, वह मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी बड़ी बात विनय मुझसे छिपाकर कभी न रखता। बार बार अविनाश ने दोहराया था कि उसने यह खबर ब्रह्म समाज के लोगों से ही सुनी है और इस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। विनय के अंत में ऐसी ही शोचनीय गति होगी, यह अविनाश बहुत पहले से जानता था। यहाँ तक कि उसने गोरा को भी इस बारे में सचेत किया था। आनंदमयी को यह सब बताकर बड़े आनंद से भरकर वह निचली मंजिल में महिम को भी यह संवाद सुनाने गया। आज विनय के आने पर आनंदमयी उसका चेहरा देखकर ही समझ गई कि उसके मन में कोई भारी क्षोभ पैदा हुआ है।
भोजन कराकर उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया और तब उससे पूछा, विनय, तुझे क्या हुआ है, बता तो। विनय ने कहा, माँ, मेरी यह चिट्ठी पढ़ के देखो। आनंदमयी को चिट्ठी पढ़ चुकने के बाद विनय ने कहा, आज सवेरे पान बाबू मेरे घर आए थे, मुझे बहुत डांट फटकार कर चले गए। आनंदमयी ने पूछा, क्यों? विनय, उन्होंने कहा मेरे आचरण के कारण उनके समाज में परेश बाबू की लड़कियों की निंदा हो रही है। आनंदमयी ने कहा, लोग जो कहते हैं कि ललिता के साथ तेरा विवाह पक्का हो गया है, इसमें मुझे निंदा की तो कोई बात नहीं दिखती। विनय ने कहा, विवाह होने का कोई मार्ग होता तो निंदा की कोई बात ही न उठती, लेकिन जहां उसकी कोई संभावना नहीं वहां ऐसी अफवाह फैलाना कितना बड़ा अन्याय है। खासकर ललिता के बारे में ऐसी बात उड़ा देना तो निरी कायरता है। आनंदमयी ने कहा, तुम में जरा सा भी पौरुष हो विनु, तो तू इस कायरता के चंगुल से ललिता को सहज ही बचा सकता है। विस्मित होकर विनय ने कहा, कैसे मां? आनंदमयी ने कहा, कैसे क्या, ललिता से विवाह कर ले, और कैसे। विनय ने कहा, तुम क्या चाहती हो मां? अपने विनय को तुम न जाने क्या समझती हो। तुम सोचती हो विनय के एक बार मैं ब्याह कहूंगा कहने से दुनिया में और किसी को कुछ कहने लायक नहीं रहेगा, जैसे मेरे इशारे की प्रतीक्षा में सब मेरा मुंह ताकते बैठे हैं। आनंदमयी ने कहा, तेरे फालतू बातें सोचने की तो कोई ज़रूरत मुझे दिखती ही नहीं। अपनी तरफ से तू जितना कर सकता है उतना कर दे बस। तू इतना तो कह सकता है कि मैं विवाह करने को तैयार हूं। विनय ने कहा, मेरा ऐसी असंगत बात करना क्या ललिता के लिए और अपमानजनक न होगा? तू इसे असंगत क्यों समझता है? जब तुम दोनों के विवाह की चर्चा होने लगी है तो अवश्य विवाह को संगत मान करके ही तो उठी है। मैं कहती हूं तुझे तो कोई संकोच करने की जरूरत ही नहीं है। विनय ने कहा, लेकिन मां, गोरा की भी तो बात सोचनी होगी। दृढ़ स्वर में आनंदमयी ने कहा, न बेटा, इसमें गोरा की बात सोचने की कोई बात नहीं। मैं जानती हूं वह नाराज होगा। मैं भी नहीं चाहती कि वह तुझ पर नाराज हो, लेकिन तू क्या करेगा? ललिता के प्रति अगर तुझ में श्रद्धा है तो तू यह कैसे देख सकता है कि वह समाज में सदा के लिए अपमानित हो जाए? लेकिन यह तो बड़ी कठिन बात थी। जेल की सजा पाए हुए जिस गोरा के प्रति विनय के प्यार की धारा दुगुने वेग से बहने लगी थी, उसके लिए वह इतना बड़ा आघात तैयार करके कैसे रख सकेगा? फिर उसके संस्कार। बुद्धि से समाज को फलांग जाना सरल है, लेकिन कर्म से उसको फलांगने का मौका आने पर छोटी बड़ी कितनी ही अड़चनें दिखाई देती हैं। एक तरफ अज्ञात का भय, दूसरी तरफ जो अभ्यस्त नहीं है उसका विरोध। दोनों कोई युक्ति दिए बिना पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। विनय ने कहा, माँ, तुम्हें जितना ही देखता हूं अचरज बढ़ जाता है। तुम्हारा मन एकदम इतना साफ हो गया है। तुम्हें क्या जमीन पर चलना ही नहीं पड़ता? तुम्हें क्या भगवान ने पंख दे दिए हैं? तुम्हें कहीं कोई अटक ही नहीं दिखाई पड़ती। हंसकर आनंदमयी ने कहा, ईश्वर ने मुझे अटकाने लायक कुछ रखा ही नहीं है, बस सब कुछ साफ कर दिया है। विनय ने कहा, लेकिन माँ, मुंह से मैं चाहे जो कहूं, मन तो अटकता है। इतना समझ बूझ कर, पढ़ लिख कर, तर्क वितर्क करके अचानक दिखता है कि मन तो निरा मूर्ख ही रह गया। इसी समय कमरे में आकर महिम ने एकाएक विनय से ऐसे भद्दे ढंग से ललिता के बारे में प्रश्न किया कि वह तिलमिला उठा, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभाल कर वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। इस पर महिम सभी के बारे में तीखे व्यंग से भरी अपमानजनक बातें कहकर चले गए। जाते जाते बता गए कि इस तरह विनय को जाल में फांस कर उसका सर्वनाश करने के लिए ही परेश बाबू के घर में बड़ी निर्लज्जता से आयोजन होता रहा था। विनय भोला था, इसलिए उनके फंदे में फंस गया। गोरा को वे लोग फंसा सकते तो देखते, लेकिन वह तो टेढ़ी खीर है। विनय चारों ओर से लांछित होकर स्तब्ध बैठा रह गया। आनंदमयी ने कहा,
जानता है विनय, इस समय तेरा क्या कर्तव्य है? मुंह उठाकर विनय ने उनकी ओर देखा। आनंदमयी बोली, तुझे एक बार परेश बाबू के पास जाना चाहिए। उनसे बात होते ही मामला साफ हो जाएगा। आनंदमयी को अचानक आए देखकर सुचारिता ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मैं तो अभी आपकी तरफ जाने के लिए तैयार ही हो रही थी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, तुम तैयार हो रही हो यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जिस लिए तैयार हो रही थी वह खबर पाकर मुझसे नहीं रहा गया, चली आई। आनंदमयी को खबर मिल गई है यह जानकर सुचारिता को और भी आश्चर्य हुआ। आनंदमयी बोली, बेटी, विनय को मैं मेरे बेटे जैसा ही मानती हूँ। उसी विनय के नाते जब तुम लोगों को भी नहीं जानती थी तब भी मन ही मन अनेक आशीर्वाद दिया करती थी। तुम लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, मैं यह खबर सुनकर कैसे रह सकती हूँ। मुझसे तुम लोगों का कोई उपकार हो सकेगा कि नहीं यह तो नहीं जानती, लेकिन मन न जाने कैसा हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पास दौड़ी आई। बेटी, विनय की ओर से तो कोई अन्याय नहीं हुआ है ना? सुचारिता ने कहा, बिल्कुल नहीं। जिस घटना को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा है उसके लिए ललिता ही उत्तरदायी है। ललिता अचानक किसी से कुछ कहे बिना स्टीमर पर सवार हो जाएगी, इसकी विनय बाबू ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग इस ढंग से बातें बना रहे हैं मानो उन दोनों ने गुपचुप सलाह कर रखी हो। उधर ललिता ऐसी तेजस्विनी लड़की है कि वह प्रतिवाद करने या असल में बात क्या हुई थी इसकी कोई सफाई देने कभी नहीं जाएगी। आनंदमयी ने कहा, लेकिन इसका कुछ तो उपाय करना होगा। यह सब बातें जब से विनय ने सुनी है उसका मन बड़ा बेचैन हो गया है। वह तो अपने आप को ही अपराधी माने बैठा है। सुचारिता ने अपना लाल होता हुआ चेहरा कुछ झुका कर कहा, अच्छा, आप क्या सोचती हैं वीनू बाबू? सकुचाते हुए सुचारिता को उसकी बात पूरी न करने देकर आनंदमयी ने कहा, देखो बेटी, यह तो मैं कह सकती हूँ कि विनय को ललिता के लिए जो कुछ भी करने को कहोगी वह वही करेगा। विनय को बचपन से देखती आ रही हूँ। उसने जब एक बार आत्मसमर्पण कर दिया तब कुछ भी बचाकर नहीं रखेगा। बल्कि इसीलिए बार बार मैं डरती भी हूँ कि कहीं उसका मन उसे ऐसे जगह न ले पहुँचे जहाँ से उसे कुछ मिलने की कोई उम्मीद न हो। सुचारिता के मन से एक बोझ उतर गया। वह बोली, ललिता की सम्मति के लिए आपको कोई चिंता न करनी होगी। उसका मन मैं जानती हूँ, लेकिन विनय बाबू क्या अपना समाज छोड़ देने को राजी होंगे? आनंदमयी ने कहा, हो सकता है कि समाज ही उसे छोड़ दे, लेकिन वह क्यों खामखा आगे बढ़कर समाज को छोड़ने जाएगा? उसकी जरूरत ही क्या है? सुचारिता ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं माँ? विनय बाबू हिंदू समाज में रहकर ब्रह्मघर की लड़की से ब्याह करेंगे। आनंदमयी ने कहा, अगर वह करने को राजी हो तो तुम लोगों को इसमें क्या ऐतराज है? सुचारिता बड़ी उलझन में पड़ गई। बोली, यह कैसे हो सकेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंदमयी ने कहा, मुझे तो यह बात बिल्कुल सीधी जान पड़ती है बेटी। देखो, मेरे ही घर में जो नियम चलता है उस नियम से मैं नहीं चल सकती, इसलिए बहुत से लोग मुझे क्रिश्चियन कहते हैं। किसी काम काज के समय जानबूझकर मैं अलग ही रहती हूँ। तुम सुनकर हंसोगी, गोरा मेरे कमरे में पानी नहीं पीता, लेकिन इसीलिए मैं क्यों यह कहने जाऊंगी कि यह घर मेरा नहीं है, यह समाज मेरा नहीं है। ऐसा मैं तो नहीं कह सकती। गालियाँ और निंदा सब सिर माथे पर लेकर भी मैं इस घर में इस समाज को अपनाए हुए हूँ। इसमें मुझे कोई ऐसी अड़चन नहीं दिखती। कभी ऐसी मुश्किल आ ही गई कि आगे ऐसे न चल सका, तब जो रास्ता ईश्वर दिखाएंगे उसी पर चल पड़ूंगी, लेकिन अंत तक जो मेरा है उसको अपना ही कहूँगी। वही यदि मुझे स्वीकार न करे तो वो जाने। सुचारिता के सामने बात अब भी स्पष्ट नहीं हुई। उसने कहा, लेकिन ब्रह्म समाज की जो राय है, अगर विनय बाबू की? आनंदमयी ने कहा, उसकी राय भी तो वैसी ही है। ब्रह्म समाज की राय कोई दुनिया से अलग तो नहीं है। तुम लोगों के पत्रों में जो सब उद्देश्य छपते हैं वह अक्सर उन्हें पढ़कर मुझे सुनाता है।
कहीं कोई अनोखी बात तो मुझे नहीं जान पड़ी। इसी समय शुचि दीदी पुकारती हुई ललिता कमरे में आकर आनंदमयी को देखते ही लज्जा से लाल हो गई। सुचारिता का चेहरा देखकर वह जान गई कि अब तक उसी की बात हो रही थी। किसी तरह कमरे से भाग जाना संभव होता तो उसकी जान बचती, लेकिन अब भाग सकना संभव नहीं था। आनंदमयी कह उठी, आओ ललिता बेटी, आओ। और ललिता का हाथ पकड़कर उसे उन्होंने बहुत नज़दीक खींचकर बिठा लिया, मानो ललिता उनकी अब कुछ विशेष अपनी हो गई है। आनंदमयी ने अपनी पहली बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सुचारिता से कहा, देखो बेटी, अच्छे के साथ बुरे का मेल बैठना ही सबसे कठिन काम है, लेकिन दुनिया में फिर भी वह हो ही जाता है, और उसमें भी सुख दुख से दिन कटते जाते हैं। हर समय उसमें बुरा ही हो ऐसा नहीं है, भला भी होता है। जब भी यह संभव हो सकता है, तब मत में थोड़ा सा अंतर होने से ही क्यों दो जनों का मेल नहीं हो सकेगा? मेरे तो समझ में नहीं आता, मनुष्यों का असली मेल क्या मतवाद में है? सुचारिता सिर झुकाए बैठी रही। आनंदमयी ने कहा, तुम्हारा ब्रह्म समाज भी क्या मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलने देगा? ईश्वर ने अंदर से जिनको एक बनाया है, तुम्हारा समाज बाहर से उन्हें अलग कर रखेगा? जो समाज छोटे अनमेल नहीं मानता, बड़े मेल से सभी को मिला देता है, ऐसा समाज क्या दुनिया में कहीं नहीं है? मनुष्य ईश्वर के साथ क्या ऐसे ही झगड़ा करता रहेगा? समाज नाम की चीज क्या केवल इसीलिए बनी है? इस विषय को लेकर आनंदमयी इतने आंतरिक उत्साह से उसकी विवेचना करने लगी। वह क्या सिर्फ ललिता के साथ विनय के विवाह की कठिनाई को दूर करने के लिए ही? इस संबंध में सुचारिता के मन में जो एक दुविधा को पहचान कर उनका समूचा मन जो उस दुविधा को दूर करने के लिए आतुर हो उठा, उसमें क्या एक और उद्देश्य नहीं था? सुचारिता यदि इसी तरह संस्कार से बंधी रही तो कैसे चलेगा? विनय के ब्रह्म हुए बिना विवाह नहीं हो सकेगा। अगर यही सिद्धांत स्थिर ठहरेगा, तब तो आनंदमयी ने पिछले दिनों में बेहद दुख के समय भी जो आशा की प्रतिमा गढ़कर खड़ी की है, वह धूल में मिल जाएगी। आज ही विनय ने उनसे एक प्रश्न पूछा था। कहा था, माँ, क्या ब्रह्म समाज में नाम लिखाना होगा? वह भी क्या स्वीकार कर लूँगा? आनंदमयी ने कहा था, नहीं नहीं, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं लगती। विनय ने पूछा था, वे लोग यदि जोर डालें तो? बहुत देर तक चुप रहकर आनंदमयी ने कहा था, नहीं, इस बात में कोई जोर नहीं चलेगा। आनंदमयी की बातों में सुचारिता ने कोई भाग नहीं लिया, वह चुप ही रही। आनंदमयी समझ गई कि सुचारिता का मन अभी गवाही नहीं दे रहा है। मन ही मन वह सोचने लगी, मेरा मन जो समाज के सारे संस्कार काट सका, वह तो मात्र उसी गोरा के स्नेह के कारण। तब क्या सुचारिता का मन गोरा की ओर आकृष्ट नहीं है? अगर होता तो इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी न हो उठती। आनंदमयी का मन उदास हो गया। गोरा के जेल से छूटने में अभी 1-2 दिन ही शेष थे। मन ही मन वह सोच रही थी कि उसके लिए एक सुख का मार्ग उपस्थित हो रहा है। जैसे भी हो, इस बार गोरा को बांध ही देना है, नहीं तो वह कहाँ किस मुश्किल में पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन गोरा को बांध सकना चाहे जिस लड़की के बस की तो बात नहीं। इधर गोरा का विवाह हिंदू समाज की किसी लड़की से कराना भी तो अन्याय होगा। इसीलिए वह अभी तक कितनी लड़कियों के अभिभावकों का दरखास्त अस्वीकार कर चुकी है। गोरा कहता रहता है, मैं विवाह नहीं करूँगा। माँ होकर भी उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। लोग इस पर अचरज करते रहते हैं। गोरा के 2-1 लक्षण देखकर इस बार वह मन ही मन प्रसन्न हुई थी। इसलिए सुचारिता के नीरव विरोध से उन्हें पीड़ा पहुंची, लेकिन वह सहज ही पतवार छोड़ देने वाली नहीं है। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा देखा जाएगा। परेश बाबू ने कहा, विनय, ललिता को एक मुसीबत से उबारने के लिए तुम कोई दुस्साहसपूर्ण काम कर बैठो, ऐसा मैं नहीं चाहता। समाज की आलोचना का अधिक मूल्य नहीं है, जिसे लेकर आज इतनी हलचल है, 2 दिन बाद वह किसी को याद भी न रहेगी। शेष कहानी
अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।